10 बजे का बेहद दमदार बुलेटिन 10 का दम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। खबर बड़ी अयोध्या से पहली है, जहां पर साकेत कॉलेज में छात्र नेता की गुंडई सामने आई है। आरोप के मुताबिक छात्र नेता इमरान हाशमी ने न सिर्फ छात्र की पिटाई की गई है, बल्कि उससे थूक भी चटवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से छात्र नेता की गुंडई देखी गई है। गुंडई की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लाल घेरे में आप देखेंगे कि छात्र नेता किस तरह से गुंडई कर रहे हैं। साकेत कॉलेज में छात्र नेता की गुंडई तस्वीरों में कैद हुई। आरोप के मुताबिक छात्र नेता इमरान हाशमी ने न सिर्फ छात्र की पिटाई की है, बल्कि उससे थूक भी चटवाया। तो बड़ा सवाल कि ये कैसी नेतागिरी, कैसा स्टूडेंट ये जो इस तरह की हरकतें करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय हैं। अयोध्या से आती हुई ये बड़ी खबर, तस्वीरों के साथ समझिए इस पूरी खबर को। निमेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। निमेश, ये पूरा मामला क्या है? इस तरह की नेतागिरी, इस तरह के स्टूडेंट्स कहां देखने को मिलते हैं? ये तो सरासर बदतमीजी है। जी, आपको बता दूं कि साकेत महाविद्यालय पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन इन दिनों ये अराजक तत्वों के अड्डा बन गया है। यहाँ पर छात्र नेता की राजनीति के नाम पर इमरान हाशमी नामक एक छात्र नेता ने बीते दिनों एक एडमिशन लेने आए युवक की बेवजह पिटाई की और उस पिटाई पर भी गंभीर आरोप लगाया, थूक कर चिटवाया, जिसे फिल्मी स्टाइल में होता है उसी तरीके से कुछ उसके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद हनुमानगढ़ी के कुछ नागा संतों के टच में वो युवक था और जिसके आक्रोश का सामना दूसरे छात्र नेता अजय आजाद को करना पड़ा और आक्रोशित नागाओं ने छात्र नेता अजय आजाद की पिटाई कर दी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो इमरान हाशमी मुख्य अभियुक्त था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और इधर संतों के खिलाफ भी छात्र नेता अजय आजाद की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों मामलों में मामला दर्ज हुआ। लेकिन फिलहाल निमेश, ना छात्र ऐसे होते हैं ना नेता ऐसे होते हैं। आखिर ये इमरान हाशमी है कौन? इसकी प्रोफाइल के बारे में कुछ पता लगा हो? जी बिल्कुल, ये इमरान हाशमी एक साकेत महाविद्यालय का छात्र नेता है। बीते दिनों कई बार चुनाव लड़ चुका है। उसके बावजूद वहां पर मठाधीशी जैसा काम करता है। वहां पर पढ़ाई लिखाई से दूर इनका एक अड्डा है। इनके साथ कुछ ग्रुप हैं जो लोग साथ रहते हैं और प्रशासन की उदासीनता का ये खामियाजा आए दिन इस तरीके के छात्र साकेत महाविद्यालय में भुगतते हैं। प्रशासनिक स्तर पर बेहद लापरवाही है। साकेत महाविद्यालय में छात्रों के गुल आए दिन किसी न किसी पढ़ने वाले युवक की पिटाई करते हैं, जिसका विरोध बहुत कम लोग करते हैं। और उसी में है इस छात्र नेता जिसकी पिटाई हुई थी, जिसने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद ये मामला पूरा हाईलाइट हुआ और बाद में वीडियो भी वायरल हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो साकेत महाविद्यालय में शिक्षा का स्तर है वो बेहद निम्न हो चुका है। वहां पर आए दिन विवाद हो रहा है और प्रशासनिक की उदासीनता है कि गुंडे, बदमाश, माफिया ये साकेत महाविद्यालय में अपना अड्डा बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका निमेश गोस्वामी जानकारी के लिए। अयोध्या के बाद आइए रुक करते हैं प्रयागराज की तरफ, जहां से बड़ी खबर स्पेशल टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अरेल इलाके में कछार में हुई है मुठभेड़, जिसमें दो बदमाश वकील पांडे और अमजद मारे गया है। अब बताया जा रहा है कि ये दोनों मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से दिलीप मिश्रा के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक वकील पांडे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर जो ढेर हो चुके हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद दिलीप मिश्रा के लिए ये दोनों काम कर रहे थे। इन दोनों ने रांची में एक होटवार जेल के जेल अधिकारी की हत्या की सुपारी ली थी। प्रयागराज में भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की हत्या की साजिश इन्होंने रची हुई थी। एनकाउंटर के बाद पुलिस और मौके से 30 और 9 mm की पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी हाथ लगी है। दोनों ने अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर 2013 में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के इशारे पर वाराणसी के तत्कालीन डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या की थी। मरे हुए बदमाश है, उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे। फादर्स नेम है सहस्त्र राम पांडे
जनपद भदोही का रहने वाला है, जिस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू, फादर्स नेम है हफीजुल्ला, ये भी रहने वाला भदोही का ही है। ये बेसिकली मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे ये, लेकिन मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये यहाँ इलाहाबाद में दिलीप मिश्रा के टच में आ गए थे और दिलीप मिश्रा के लिए काम करते थे। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रयागराज जिलाधिकारी ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की 7 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। कुछ समय पहले ही पुलिस ने कुर्क के लिए यहां पर डीएम को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद डीएम ने आदेश जारी करके कुर्की की परमिशन दी है। शहर के चकिया, कसारी, मसारी सहित अन्य इलाकों में अशरफ की 7 संपत्तियां हैं जिन्हें कुर्की के आदेश दिए गए हैं, कुर्क की जाएंगी। हम आपको बताएं कि माफिया अतीक अहमद इस वक्त बरेली जेल में बंद है और उसका भाई अशरफ बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी में से एक है। अशरफ के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में हत्या के प्रयास, अपहरण जैसी 36 से ज्यादा संगीन मामलों के मुकदमे दर्ज है। सर्वेश मेरे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। सर्वेश, 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर जो है, मुन्ना बजरंगी गैंग और मुख्तार अंसारी गैंग के जो 2 शार्प शूटर मारे गए हैं, ये बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ के लिए है। इस पर आप अपडेट दीजिए कि ये बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के हाथ लगी है, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था? देखिए, लंबे समय से ये सूचना मिल रही थी कि जो ये भदोही के रहने वाले दोनों शार्प शूटर हैं, मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के, इसमें से वकील पांडे यानी राजीव पांडे उर्फ राजू जिसका नाम है, ये प्रयागराज जिले में भी वांछित था और इस पे 50,000 का इनाम घोषित था। और दूसरा शार्प शूटर अमजद उर्फ पिंटू उर्फ अंगद नाम का है, दोनों भदोही जिले के रहने वाले थे और ये मुन्ना बजरंगी और इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे। लेकिन जब मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी जेल में, उसके बाद ये चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के लिए काम कर रहे थे और इन्होंने ही मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के इशारे पर वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या कर दी थी। यह हत्या उस समय की गई थी जबकि वो जिम जा रहे थे और जिम के गेट पर ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया था। यानी ये शार्प शूटर थे और इनकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी कि ये प्रयागराज में है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद घेराबंदी की गई थी और नैनी के अरेल इलाके में सोमेश्वर मंदिर के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, एसटीएफ चेकिंग कर रही थी, जहां पर ये दोनों जा रहे थे और उसके बाद घेराबंदी हुई। घेराबंदी के बाद इन बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए हैं। एसटीएफ के लिए ये बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि ये बड़े शातिर अपराधी हैं और इनका जो नेटवर्क था वो कई और राज्यों में फैला हुआ था। झारखंड में भी आपराधिक वारदात को अंजाम कर दे चुके हैं और कई अन्य राज्यों में भी इनकी जो है बड़ी घटनाओं में इनकी संलिप्तता रही है। इनके पास से 9 mm की एक पिस्टल और 30 कारतूस बरामद हुए हैं और एक बाइक भी बरामद हुई है। और इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि बाहुबली विधायक ज्ञानपुर के जो विजय मिश्रा हैं, उन्होंने भी पिछले साल जून के महीने में एक पत्र गृह मंत्री को लिखा था और वकील पांडे से अपनी जान को खतरा बताया था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद विजय मिश्रा जो है बाहुबली हैं और वो इस शार्प शूटर से डर रहे थे और गृह मंत्री से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं। तो इस तरह से ये बड़ी कामयाबी है अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस कड़ी में इस कार्रवाई को भी देखना चाहिए। और से योगी सरकार की जो बातें हैं उनके ऊपर मोहर लग जाती है, स्टैंप लग जाती है कि जो कहा जाता है माफियाओं, बदमाशों, गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा, घर घर से निकाल के उनको जेल पहुंचाया जाएगा, उस बात पर मोहर लगती है। तो एक तरफ 2 शार्प शूटर ढेर किए गए हैं, दूसरी तरफ अतीक अहमद के भाई की 7 संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। जी, निश्चित तौर पर दूसरी बड़ी खबर प्रयागराज से यही है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ, जो कि सपा से पूर्व विधायक भी हैं और 2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, इनके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, अपहरण जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं, जमीनों पर कब्जे के मुकदमे दर्ज हैं और 3 साल से ये फरार चल रहे थे। लेकिन योगी सरकार आने के बाद
पिछले साल जुलाई 2020 में इनको गिरफ्तार किया गया है। अशरफ को इनके ऊपर 1 लाख का इनाम था और उसके बाद नैनी जेल भेजा गया था, जहां से सुरक्षा कारणों से इनको बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इनकी कई संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। 7 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां पर वो प्रदेशवासियों को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा बहुत महत्वपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा उनके साथ रहने वाले हैं। 11 बजे से उनके इस दौरे का आगाज हो जाएगा, जिसमें वो निर्माणाधीन खाद कारखाने का निरीक्षण सबसे पहले करने वाले हैं। और शाम के 4 बजे की अगर बात करें तो रामगढ़ ताल के किनारे आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कई योजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं। तो 11 बजने में अभी बस थोड़ा सा ही समय बाकी है, जिसके बाद गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुरू हो जाएगा और कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को मिलने वाली हैं। गोरखपुर वासियों के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज और कल 2 दिन गोरखपुर में रहने वाले हैं। आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी की तरफ। गोरखपुर से इस समय हमारे साथ लाइव है मौजूद रामगोपाल। बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, 50 मिनट का समय रह गया है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे अपने पहले कार्यक्रम की तरफ शिरकत करने वाले हैं। आज और कल 2 दिन बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को मिल सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सबसे बड़ा अपडेट है, इस वक्त वो गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पे उन्होंने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन के साथ अपने गुरुओं के समाधि पे माथा टेका है। और कुछ ही देर में अभी वी सदानंद गौड़ा जो केंद्रीय मंत्री हैं, रसायन उर्वरक मंत्री, वो भी गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। इंडिगो की फ्लाइट से आ रहे हैं। उसके बाद दोनों लोग फर्टिलाइजर जाएंगे और वहाँ का निरीक्षण करेंगे। और गोरखपुर में पहली बार जो है वहां ऐसा रबर डैम बनाया गया है जो वायु से संचालित होगा, कोरियन तकनीक से निर्भर है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। और वो चिलुआ ताल में है, वही चिलुआ ताल से पानी जो है फर्टिलाइजर में जाएगा और फर्टिलाइजर की पानी की जो समस्या है उसको दूर करेगा। इन सारी चीजों का निरीक्षण करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जुलाई में संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फर्टिलाइजर का लोकार्पण करते। शाम को 4 बजे दिग्विजयनाथ पार्क में करीब 250 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और अगर हम कल की बात करें तो कल एक बहुत बड़ा दिन होगा पटरी व्यवसायियों के लिए। 500 दुकानें एकदम तैयार हैं, उनको मुख्यमंत्री कल अपने हाथों से जो है सौंपेंगे और वो वहां पे बैठ के अपने सामानों को बेचेंगे। अब उनको सड़कों पे ठेले नहीं लगाने पड़ेंगे, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो 2 दिन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल जानकारी के लिए। अब बात करेंगे, आज से सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है, उसी पर आपको बताते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जुड़ गए हैं, जानकारी लेते हैं। आई थिंक वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका होगा। अलाउद्दीन, इस समय क्या हालचाल है? वैक्सीन लगानी शुरू की जा चुकी है हम लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल, तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। और इस चरण में सबसे खास बात है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, उनको शामिल किया गया है। ये भारी भीड़ इस बात का गवाही दे रही है कि लोगों के बीच में उत्साह कितना है, वेटिंग एरिया में कितने लोग बैठे हुए हैं। और राजधानी लखनऊ में 13 प्राइवेट अस्पताल और 53 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन लग रही है। सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जो है 250 रुपये लग रहे हैं। ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ वैक्सीनेशन का पूरा काम किया जा रहा है, वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। इसके अलावा इसके बगल में जो है वेटिंग एरिया है जहाँ पर वैक्सीनेट किए गए लोगों को बिठाया गया। ये तमाम लोग जिनको आप देख पा रहे हैं, सबका वैक्सीनेशन हो गया है। मेरे साथ डॉक्टर विवेक दुबे हैं जो कि एडिशनल CMO हैं इस काम को देख रहे हैं। विवेक, कार्य प्रगति पर है? बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, सिविल अस्पताल में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं लगातार। कभी भी 100% नहीं, हमेशा अगर 100 है तो आपका 200, 300, 400, 500 हमेशा ज़्यादा ही लगा है। किनको लगा रहे हैं आप टीका? ये हम लोग आज 60+ एंड 45+ विद मॉर्बिडिटीज़, कोमॉर्बिडिटीज़।
और लेकिन हम लोग मना किसी को नहीं कर रहे हैं। अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा के आ रहे हैं और बेचारे बुजुर्ग लोग चल के चले आए हैं तो उनको हम लोग थोड़ा सा बैठाकर लगवा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 60% उनको लगाना है जो प्री रजिस्टर्ड हैं एंड 40% वो जो अनरजिस्टर्ड और आज हमें रजिस्टर कराना है। डॉक्टर विवेक दुबे जो कि एडिशनल सीएमओ है, मेरे साथ राज्यसभा सांसद भी जुड़ रहे हैं। इन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इससे आसान चीज़ तो लगती ही नहीं है कि इंजेक्शन के लिए जब सिस्टर आई तो पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब